स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि आखिर कहां छिपा है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। बताएंगे कैसे लादेन को लेकर हुए नए खुलासे ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोलकर रख दी है, और बताएंगे कितने करोड़ की थी लादेन को अमेरिका को सौंपने की डील। पर शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। दाऊद इब्राहिम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि दाऊद को हर हाल में भारत लाया जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। गृह मंत्री के बयान के बाद भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इस दौरान बासित दाऊद को साहब भी बोल गए। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। दिल्ली पुलिस ने लश्कर के आतंकी अहमद इरफान को यूपी के बहराइच से गिरफ्तार किया है। इरफान 1993 में कानपुर में राजधानी एक्सप्रेस में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था। 1999 में इरफान को इस मामले में सजा भी हुई थी, लेकिन 2007 में पैरोल पर रिहा होने के बाद वो फरार हो गया था। फरार होने के बाद इरफान नेपाल चला गया, लेकिन 2010 में जाली पासपोर्ट के मामले में उसे नेपाल में जेल भेज दिया गया। पिछले महीने आए भूकंप के दौरान इरफान नेपाल की जेल से फरार होकर बहराइच आ गया, और इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल से फरार होकर अपने घर पहुंचा। तब तक ये नेपाल पुलिस से भागते हुए ये इंडियन टेरिटरी में बहराइच में आया, जहां की हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी हमले में CRPF के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओमकार सिंह और कांस्टेबल तिलक राज शामिल हैं। ये वारदात जम्मू कश्मीर हाईवे पर संगम में हुई। आतंकियों ने आज दोपहर संगम के हटमुल्ला में CRPF की चौकी पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन पर नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमोन हर्श का दावा है कि लादेन 2006 से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कैद में था। ISI ने उसको अबोटाबाद की हवेली में बंधक बनाकर रखा था, लेकिन ISI के एक अधिकारी ने $25 मिलियन के इनाम के बदले में अमेरिका को लादेन के बारे में ये जानकारी दे दी। पत्रकार सिमोन हर्श का दावा है कि ISI का ये अधिकारी अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की तरफ से पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट को चिंता का कारण बताया है। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया आने वाले 2 से 3 साल में बैलिस्टिक मिसाइल से लैस अमेरिका पनडुब्बी का निर्माण कर सकता है। दक्षिण कोरियाई सेना के अधिकारी के मुताबिक पनडुब्बी से मिसाइल परीक्षण की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं। उत्तर कोरिया ने शनिवार को ये मिसाइल परीक्षण किया था, और इस दौरान उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी मौजूद रहे। वहीं दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया से अपील करते हुए कहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी का निर्माण रोके, क्योंकि इससे कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के समुद्री तट से सोमवार को 1400 रोहिंग्या शरणार्थियों को बचाया गया। ये रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार और बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो अलग अलग नावों में सवार होकर मलेशिया और इंडोनेशिया जा रहे थे, लेकिन बीच समुद्र में ईंधन खत्म होने की वजह से ये फंस गए। फिलहाल सभी प्रवासियों को माइग्रेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया है। वहीं प्रवासियों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IOM का कहना है कि बचाए गए लोगों में 50 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल 2012 से रोहिंग्या समुदाय के 1 लाख से ज्यादा लोग गरीबी की वजह से म्यांमार से विस्थापित हो गए हैं। ICICI बैंक के चेयरमैन KV कामत को ब्रिक्स बैंक का प्रमुख बनाया गया है। कामत 5 सालों तक ब्रिक्स बैंक के प्रमुख रहेंगे। अगले 1 साल में बैंक काम करना शुरू कर देगा। भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के बीच पिछले साल ब्रिक्स बैंक के गठन का सहमति बनी थी। ब्रिक्स बैंक शुरुआत में $50 अरब की पूंजी के साथ काम शुरू करेगा। 5 सदस्य देश $10 अरब का योगदान करेंगे। बैंक का हेडक्वार्टर चीन के शंघाई में होगा, और KV कामत 1988 से 1996 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी काम कर चुके हैं।
मोदी सरकार के कामकाज को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सराहा है। मूडीज ने कहा है कि सरकार के मौजूदा एजेंडे से रिफाइनिंग सेक्टर को काफी फायदा होगा, साथ ही मेटल और पावर सेक्टर को भी फायदे मिलने की उम्मीद है। मूडीज ने कहा है कि भारत में महंगाई और करंट अकाउंट घाटे में कमी आई है और इस बदले माहौल में देश में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, साथ ही ब्याज दरें कम होने से कंपनियों की लागत कम होगी। दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच न्यूट्रल वेन्यू पर होने वाली प्रस्तावित सीरीज को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। जी मीडिया से खास बातचीत में पीसीबी चीफ शहरयार खान ने कहा कि इसके लिए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड तैयारी पूरी कर चुके हैं। शहरयार खान ने कहा कि क्रिकेट से दोनों देशों को करीब आने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हम तैयार हैं, हम के माने पीसीबी, हमें मालूम है कि बीसीसीआई तैयार है, हमें मालूम है कि हमारी हुकूमत तैयार है सीरीज के। अब सिर्फ जो है वो आपकी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देना है। अगर गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज दिसंबर में दुबई या फिर शारजाह में खेली जा सकती है। चीन की मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टाइम्स ग्रुप ने हाल ही में अपने 20 साल पूरे किए हैं। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए कंपनी के चेयरमैन ली जियांग ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने करीब 95 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी के 6,500 कर्मचारियों को फ्रांस की मुफ्त सैर कराई। आपको बता दें कि चिप की मदद से टाइम्स ग्रुप और ली जियांग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये समूह यूरोप आने वाले चीनी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह है। टूर में शॉपिंग को छोड़कर सारा खर्च कंपनी की तरफ से दिया गया था। इस दौरान सारे कर्मचारियों को शहर के अलग अलग जगहों पर घुमाया गया, जिसके बाद कंपनी के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो ये तो थी दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में छिपे होने को लेकर एक बार फिर सफेद झूठ बोला गया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि साहब वहां नहीं हैं। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश की संसद में बयान दिया कि दाऊद के पाकिस्तान में होने के पुख्ता सूचना है और भारत उसे वापस लाकर रहेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कहां है? दाऊद का असल ठिकाना कहां है? आखिर मुंबई हमले का ये गुनहगार कहां छिपा है? ये सवाल न जाने कितनी बार खड़े हो चुके हैं और हर बार दाऊद और उसके ठिकाने के नाम पर सुई पाकिस्तान की तरफ घूम जाती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को देश की संसद में साफ साफ कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इस बात की पुख्ता सूचना है। उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दें, क्योंकि इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने वाला देश यह भारत है। राजनाथ सिंह ने यह भी भरोसा दिया कि 1993 में मुंबई पर हुए हमले के गुनहगार दाऊद को हर हाल में भारत लाया जाएगा। भारत पाकिस्तान पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने, दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। दाऊद इब्राहिम पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान क्या दिया? पाकिस्तान ने खुद को पाक साफ बताने में देरी नहीं की। गृह मंत्री के बयान के बाद भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। इतना ही नहीं, बातों बातों में बासित ने दाऊद को साहब तक कह डाला। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है।
इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। भारत दाऊद को लेकर पाकिस्तान को सबूत सौंप चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता। भारत ने लखवी के खिलाफ सबूत सौंपे, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। भारत ने हाफिज के खिलाफ सबूत सौंपे, लेकिन खुलेआम रैलियां करता हाफिज हर जगह सिर्फ भारत के खिलाफ जहर ही उगल रहा। और अब दाऊद के नाम पर भी पाकिस्तान पुराना राग अलाप रहा है। सच से मुंह चुराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, और दाऊद के नाम पर भी पाकिस्तान एक बार फिर वही कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। दाऊद को सौंपने के लिए भारत ने पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है। 1993 बम ब्लास्ट से लेकर क्रिकेट मैच फिक्सिंग केस तक दाऊद की तलाश भारत की पुलिस कर रही है। 12 मार्च 1993 जब मुंबई सीरियल बम धमाकों से दहला, तो इसकी साजिश के पीछे जो चेहरा सामने आया वो दाऊद इब्राहिम का था। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम कराची और इस्लामाबाद के अपने ठिकानों में बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच रहता है। दाऊद के बंगले के आसपास उसके आदेश के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारत ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ वक्त वक्त पर तमाम सबूत पाकिस्तान को सौंपे, लेकिन पाकिस्तान हर बार दाऊद के वहां होने की बात से इनकार करता रहा। दाऊद इब्राहिम ने 70 के दशक में स्मगलिंग और वसूली के काले धंधे से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा और अगले 10 सालों में डी कंपनी बना ली। 1981 से 1985 के बीच मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में दाऊद के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। दाऊद मर्डर के केस में भी 2 बार गिरफ्तार हुआ। मई 1984 में परिजादा नवाब खान मर्डर केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो फरार हो गया। 1985 के आसपास मुंबई पुलिस का शिकंजा कसने के बाद दाऊद दुबई भाग गया। दुबई से ही दाऊद स्मगलिंग, वसूली, हवाला और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काला कारोबार करता रहा। IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी दाऊद का नाम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दाऊद को IPL स्पॉट फिक्सिंग केस में भगोड़ा घोषित किया। दाऊद इब्राहिम को अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के समर्थकों की लिस्ट में डाल रखा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अल-कायदा से लेकर तालिबान तक आतंकवादियों को फाइनेंस करता है। 1990 के दशक में दाऊद ने तालिबान की देखरेख में अफगानिस्तान की यात्रा भी की थी। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद का पता लगाने में लगातार लगी रहती हैं और इसी कोशिश में दाऊद की बातचीत को इंटरसेप्ट भी किया गया था। और इसी बातचीत में दाऊद ने पहली बार फोन पर यह कबूल किया था कि वो कराची में रहकर अपना काला कारोबार चलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। आगे बढ़ते हैं। लादेन की मौत को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लादेन को लेकर अक्सर खुलासे होते रहते हैं। 9/11 हमले को अंजाम देकर लादेन ने पहली बार अमेरिका को आतंकी मार का एहसास कराया और फिर वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन गया। अमेरिका को लादेन का पता कैसे लगा, इसको लेकर एक और थ्योरी सामने आई है। थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक अधिकारी ने इनाम के बदले लादेन का सौदा किया था। चार साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घर में घुसकर अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार डाला था। ओबामा के कार्यकाल में अंजाम दिए गए सबसे बड़े ऑपरेशन का मकसद न सिर्फ लादेन का खात्मा था, बल्कि उस हमले का बदला भी था, जिससे पहली बार अमेरिका को आतंक की मार का एहसास हुआ था। लादेन को आखिर अमेरिका ने खोजा कैसे? कैसे अमेरिका को पता चला कि लादेन पाकिस्तान में छिपा है? और इस काम में किसने अमेरिका की मदद की? इसको लेकर वक्त वक्त पर अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं। ऐसी ही एक नई थ्योरी फिर सामने आई है। जी हां, अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन पर नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी खोजी पत्रकार सिमोर हर्ष ने लादेन की मौत पर नई थ्योरी दी है।
इसके मुताबिक लादेन 2006 से ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कैद में था। ISI ने उसको एबटाबाद के हवेली में बंधक बनाकर रखा था, लेकिन ISI के एक अधिकारी ने धोखा देते हुए $25 मिलियन के इनाम के बदले में उसे अमेरिका को सौंप दिया। ISI का यह अधिकारी अब भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता है। इतना ही नहीं, नए खुलासे के मुताबिक एबटाबाद में जब अमेरिकी कमांडो दाखिल हुए थे तो उन्हें किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था और ISI के गार्ड लादेन को अकेला छोड़कर चले गए थे। अमेरिकी सील कमांडोज ने लादेन को 2 मई 2011 को एबटाबाद में मार गिराया था, जिसके बाद अमेरिका ने दावा किया था कि इस काम में एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने उसकी मदद की थी, जिसके जरिए उसे लादेन का सही ठिकाना पता चला था। लेकिन अब हुए नए खुलासे ने पाकिस्तान की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर लादेन का साथ देने का आरोप लगा, बल्कि इससे पहले भी कई बार ISI सवालों में घिर चुकी है। ये बात अमेरिका तक कह चुका है कि आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तान दुनिया में सबसे मुफीद जगह है। ऐसे में अमेरिकी पत्रकार सिमोर हर्ष की नई थ्योरी पर यकीन न करने की कोई पुख्ता वजह नजर नहीं आती। ISI पाकिस्तान की सेना और सरकार पर सवाल तो तब भी खड़े हुए थे जब अमेरिका ने ऑपरेशन खत्म होने के बाद पाकिस्तान को लादेन की मौत की खबर दी। तब भी पाकिस्तान ने अमेरिका के इस ऑपरेशन पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। यानी लादेन की मौत से जुड़े इस नए खुलासे ने फिर से पाकिस्तान को बेपर्दा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बारी एक ऐसे रेस की जिसमें कई बाधाएं आती हैं और जो घंटों तक चलती हैं। जी नहीं, ये मैराथन रेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी रेस है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। कौन सी है ये रेस और कहां ऑर्गेनाइज की गई है, आइए जानते हैं। इन लोगों को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। न ही ये कोई फन पार्क है। कभी पानी में तैरना, तो कभी किसी टनल से निकलना, तो कभी ऊंचाई से होकर गुजरना। ये नजारा है एक ऐसी रेस का जिसमें बाधाओं का सामना करते हुए लोगों को फिनिश लाइन तक पहुंचना है। जी हाँ, तभी तो इस रेस को नाम दिया गया है स्ट्रॉन्ग मैन रन का, क्योंकि ये कोई छोटी रेस नहीं। जर्मनी के न्यूबर्गिंग में हो रही ये स्ट्रॉन्ग मैन रन रेस 23 किलोमीटर की है। आपने सही सुना, इस 23 किलोमीटर की रेस में एथलेटिक को कई तरह के ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। और हैरानी की बात तो ये है कि इस रेस में हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। इस साल इस रेस में 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया और आप देख सकते हैं कि ये रेस बिल्कुल भी आसान नहीं। ये रेस 2007 में हुई थी। तब इसमें कुल 1600 कॉम्पिटिटर्स ने हिस्सा लिया था और अब ये इतनी फेमस हो गई है कि हर साल पार्टिसिपेंट्स का नंबर बढ़ता जाता है। इस रेस के लिए पहले से ही प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाते हैं और हर साल ये रेस कुछ नए और अलग फीचर्स के साथ सामने आती है। इस रेस से जुड़ा एक ट्रेडिशन और भी है कि रेस के वक्त अगर कोई मुश्किल में आ जाए तो दूसरा उसकी मदद भी कर सकता है। इसलिए लोग भी इस रेस को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। आपको बता दें कि इस साल ये रेस जर्मनी के रॉबिन डेचांट ने जीती। उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट और 57 सेकंड में 23 किलोमीटर का ये सर्किट पार किया। इस रेस की खास बात यह भी है कि हर कोई जीतने के मकसद से इसमें हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लाइफ में
फन एलिमेंट ऐड करने के लिए भी लोग इस रेस का हिस्सा बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने बचपन में कभी कागज का बना हवाई जहाज बनाया है और उड़ाया है? अगर हाँ, तो हमारी ये रिपोर्ट आपको उसी बचपन की याद दिला देगी। तो चलिए दिखाते हैं ऑस्ट्रिया में हुई वर्ल्ड पेपर एरोप्लेन चैंपियनशिप का नजारा। कई लोगों के लिए हवाई जहाज में बैठना लाइफ टाइम ड्रीम होता है। शायद इसलिए ही बचपन में कुछ इस तरह कागज का एरोप्लेन बनाकर खेलना सभी के लिए मानो सपने को पूरा करने की पहली सीढ़ी की तरह ही था। लेकिन ऑस्ट्रिया के सैल्जबर्ग में बचपन का ये खेल एक बड़े कंपटीशन के तौर पर रखा गया। आपने और हमने कई बार कागज का हवाई जहाज बनाया है, लेकिन उसकी प्रतियोगिता ये बात सुनने में ही दिलचस्पी पैदा कर देती है। जी हाँ, ये है वर्ल्ड पेपर एरोप्लेन चैंपियनशिप और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें दुनिया भर से आए 46,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस रोमांचक कंपटीशन में सभी की यही तमन्ना थी कि उनका एरोप्लेन सबसे दूर तक जाए और बुल्गारिया से आए वेजलिन यहाँ विनर चुने गए।